26 नवंबर को लॉन्ग मार्च का आगाज होगा तो सूरत हाल क्या बनेगी? ये 9 दिन कितने क्रूशल हो सकते हैं? पिछले 8 महीने में जो भी इन्होंने वक्त गुजारा हुकूमत में, वो इतना इनके लिए प्रेशर वाला नहीं होगा जितने अगले 8-10 दिन होंगे। ये इस वक्त हालात हुकूमत के बहुत ज्यादा खिलाफ जा रहे हैं। अपनी तरफ से उन्होंने बड़ी गेम बनाने की कोशिश की। खान साहब कह रहे हैं मुझ पर दोबारा भी हमला हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद मैं पहुंचूंगा। राना सना कहते हैं कि जी जो मुल्क दुश्मन एजेंसियां हैं उनसे खतरा है इमरान खान की जान को। इमरान खान आ रहा है और पूरा पाकिस्तान आ रहा है, वो तो दुनिया देखेगी कि जिंदा कौमें किस तरह अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने शऊर के मुताबिक माफिया के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन देखिए सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है खान साहब की। ये जो सिक्योरिटी और ये मामला तो चले, वो तो हमारी पार्टी भी देखेगी और हमारी जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो भी देखेगी। जो अब आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 80% तक हो गया है, जिसका मतलब ये है कि मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। IMF ने हुकूमत से बात करना बंद कर दी है। मकामी कारोबार तबाह हो चुके हैं। महंगाई की शरह बुलंद तरीन है। पाकिस्तान के 88% ताजिर मुल्की हालात से मायूस हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, 26 नवंबर की तारीख का जैसे ही ऐलान हुआ है, हर तरफ जैसे लगता है कि हुकूमत में घबराहट है। हुकूमती इक़दामात जारी हैं। दूसरी तरफ ज़मान पाक में आप देख रहे हैं कि इजलास भी हो रहा है, जिसमें इमरान खान ये तय कर रहे हैं दीगर रहनुमाओं के साथ किस तरीके से लॉन्ग मार्च करना है 26 को, और किस तरीके से जो हुकूमती इक़दामात हैं उनका जवाब देना है। जैसे ही इमरान खान ने रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दी, उसके बाद से तहरीक इंसाफ के तहत हकीकी आज़ादी मार्च का जो फैसला कुन राउंड है उसके लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के शुरुआत से खिताब में 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत की है, और जहां इमरान खान खुद लॉन्ग मार्च की क़यादत को संभालेंगे, दूसरी तरफ इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से PTI को कोराल चौक से रवात तक रैली की इजाज़त तो मिल गई है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जबकि इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को कोराल चौक से रवात तक जो रैली की इजाज़त दी है, जबकि इस्लामाबाद रीजन के सदर अली नवाज अवान की डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात के बाद एक NOC जारी किया गया है। इस्लामाबाद से तमाम जो छोटी रैलियाँ हैं वो कोराल चौक पर जमा होंगी, जबकि मरकज़ी रैली की क़यादत रीजनल सदर अली नवाज अवान करेंगे। इस्लामाबाद रीजन के शुरका रवात में हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए हुकूमत ने भी अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हुकूमत की जानिब से लॉन्ग मार्च के शुरुआत से गैर रिवायती तरीक़ों से निमटने का फैसला किया गया है। लॉन्ग मार्च से मुतालिक प्लान के तहत 550 से आंसू गैस गन्स और 50,000 से ज़ायद आंसू गैस के शेल्स फराहम किए गए हैं। 500 रबड़ बुलेट गन्स और 37,000 से ज़ायद कारतूस के अलावा 17 पेपर गन्स माफ़ कीजिएगा और 11,000 पेपर्स बॉल्स भी अहलकारों के हवाले किए गए हैं। अब इस तमाम तामझाम से नाजरीन आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राना सनाउल्लाह की क़यादत में पुलिस फोर्स लॉन्ग मार्च की शुरुआत को अज़ियत देने के लिए कितनी बेताब है। सिक्योरिटी से ज़्यादा शहरियों को अज़ियत देने के इक़दाम किए गए हैं। इसके अलावा मुजाहिरीन की निशानदही और गिरफ्तारी के लिए टीमों को स्प्रे पेंट भी दिया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेंजर्स और सिंध पुलिस के एहलकार भी तैयार हैं। इस दौरान इस्लामाबाद पुलिस के अलावा 5,000 रेंजर्स एहलकार भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जबकि सिंध पुलिस के 500 एहलकार भी सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत करेंगे। ये तो वो ज़ाहिर जो वफाकी हुकूमत है वो तरतीब दे चुकी है, लेकिन अब जब 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा तो सूरत हाल क्या बनेगी? क्योंकि इमरान खान तो कह चुके हैं कि इलेक्शन की तारीख लेकर ही उठेंगे, तो ये लॉन्ग मार्च धरने में भी तब्दील हो सकता है। इसी पर हम बात करेंगे। उसामा गाजी सीनियर एंकर पर्सन तजियाकारा में ज्वाइन करें। उसामा, बहुत शुक्रिया। एक तरफ तो अहम तैनाती का मामला है, 1-2 रोज़ और कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ, दूसरी तरफ 26 तारीख को लॉन्ग मार्च है। कैसा लग रहा है आपको ये जो 10 दिन हैं, 10 बल्कि 9 दिन में कहूँ, ये 9 दिन कितने क्रूशल हो सकते हैं और कितने टेंस हो सकते हैं इस्लामाबाद में? भैया, जब से हुकूमत आई है एक दिन भी इनको कोई चैन सुकून का तो नहीं मिल सका। ये जरूर है कि ये जेलों में जाने से बच गए, नैब के कानून खत्म कर लिए, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं है कि जो सियासी तौर पर इनके लिए अच्छा हो। और मैं ये अर्ज कर दूं कि पिछले 8 महीने में जो भी इन्होंने वक्त गुजारा हुकूमत में, वो इतना इनके लिए प्रेशर वाला नहीं होगा जितने अगले 8-10 दिन होंगे। बहुत ज्यादा। अभी आप देख रहे हैं कि वज़ारत खजाना ने क्या किया है, और सालदार साहब वहाँ वज़ारत खजाना खबर आ रही है, दौड़े लगी हुई है, परेशानी है।
ये डाटा लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस वक्त ताकतवर हलकों में भी बड़ी बेचैनी है कि ये हुकूमत कर क्या रही है। तो बाज चीजें जो कहा था जी डिस्कस ना हो, ये खुद जानबूझ के उनको डिस्कस करवाना चाह रहे हैं, कहीं ये प्रेशर डाल रहे हैं, अपनी मर्जी कई चीजों में करवाना चाह रहे हैं। तो ये इस वक्त हालात हुकूमत के बहुत ज्यादा खिलाफ जा रहे हैं। अपनी तरफ से उन्होंने बड़ी गेम बनाने की कोशिश की कि जी सदर साहब जो है, बिलावल साहब ने बयान दे दिया कि जी जो आखिरी मौका है, जो उनके पास समरी आया है उस पर वो कर दें। असल में ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बुखलाहट का एक नतीजा नजर आ रहा है। और अब आप देखें कि किस तरह के बयानात हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब गायब नजर आ रहे हैं। इसहाक डार साहब को जिस तरह से लाया गया था कि जी वो बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर देंगे, वो बेड़ा गर्क हो गया। अब तो 93% पर जो रिस्क है पाकिस्तान के डिफॉल्ट का, वो एक तरह से पहुंच चुका है। यानी जो लोन आप लेते हैं उसकी जो गारंटी की जाती है या इंश्योरेंस की जाती है, वो 93% पर हो रही है। तो इतनी खौफनाक सूरत हाल है। तो ये अगले 8-10 दिन मैं समझता हूँ कि पिछले 8 महीनों पर भारी है इस हुकूमत के। तो और मुझे नहीं लगता कि ये पहले ही शायद आराम से चैन से नहीं सो रहे होंगे। शहबाज शरीफ साहब तो कहते थे, मनीम साहब कहते थे कि वो जिस दिन पेट्रोल की कीमत जाती है वो नहीं सो सकते, लेकिन आज उनकी जिस तरह से खुद अपनी कीमत गिर रही है, अपनी सियासत गिर रही है, मुझे लगता है कि वो सही तरह से सो भी पाएंगे अगले 8-10 दिन। ये तो आप कह रहे हैं उसामा, हो सकता है बड़ी चैन की नींद वो ले रहे हो, वैसे अपनी सियासत को लेके तो डेफिनेटली वो परेशान होंगे और इसीलिए वो चाहते हैं कि शायद कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए, जिस तरह शेख रशीद ने कहा कि एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक लॉन्ग टाइम के लिए आ जाए। तो ये भी ज़ाहिर सूरत हाल ख़राब ही करेगा। ये जो उल्टे उल्टे फैसले हुकूमत कर रही है घबराहट में, आपको लगता है कि ये और मज़ीद घबराहट का शिकार होंगे, फिर उल्टे उल्टे फैसले करेंगे? वो जो उल्टे उल्टे फैसले इनके गले पड़ जाते हैं तो फिर उसको कंट्रोल कैसे करेंगे सूरत हाल को? सुनिए, अभी ना इनको जो हौसला दिया जा रहा है, या जिस तरह होता है ना वो नींद की गोलियां सुलाने के लिए कि ना टेंशन ना ले, ना खौफ, इतनी परेशानी ना ले, वो किया जाता है। देखिए जो इन्होंने खुद कहा कि जी अगर हम ये ना करते सारा रजीम चेंज का मामला, तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे वैसे कि अदालतें आप नैब की बढ़ाएं ताकि सजाएं हो सकते। तो इनका ये कहना था, खुद दस्तगीर से लेकर नून लीग के बहुत से लोगों का, मियां जवेद लतीफ, लंबी फहरिस्त है कि जी इमरान खान ने हमें नाअहल करवा देना था और इसने अपनी मर्जी की से तैनाती कर लेनी थी, फिर 10 साल का सेटअप आ जाना था। ये कहानियां बनाते हैं, ठीक है, एक मफरूजा जो ये बनाते हैं। अब ये सोते, या आप कहेंगे इनको ये कहा जाता है, देखिए वो तो नहीं हुआ ना, आ गए, जेलों से भी बच गए आप, और आप हुकूमत में भी आ गए, अब आप तो उसमें आ गए, लेकिन इनकी सियासत तबाह हो गई है और अब इनको पता है और उसमें नजर आ रहा, जल से जुलूस करने काबिल नहीं रहे। ये तो एक शादी हॉल नहीं भर सकते। इमरान खान के मुकाबले पे इन्होंने कोशिश की कि ये जब जल से जुलूस इमरान खान ने कुछ 60 कर दिए तकरीबन 6 माह में, तो और लॉन्ग मार्च की, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उनमें क्या धमकियां थी, चंद लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो बात नहीं बन सकी। जितने जिमनी इलेक्शन हुए, पंजाब हुकूमत भी इनके हाथ से गई। जिमनी इलेक्शन आपने देखा कि बदतरीन हार, यानी जितने इलेक्शन हुए हैं इस हुकूमत के आने के बाद 76% में इमरान खान, यानी 3/4 बढ़तरी नजर आ रही है। तो ये जो केयर टेकर सेटअप तवील अरसे के लिए है, वो ये मौजूदा जो पीडीएम है ये अपनी बचत के लिए देख रही है। एक वक्त था कि ये एक जमात इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे रही थी, ये टफ टाइम दे सकती थी। मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में आप बल्दियत इलेक्शन का पहला मरला देख रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने टफ टाइम दिया, दूसरे मरले में सारे मिलकर उड़ गए, तबाह बर्बाद हो गए। फिर ये जो इन्होंने इस्तीफे मंजूर किए 11 में, वहां पर आप देखिए इनका कितना बुरा शुरू हुआ कि अब राजा परवेज अशरफ साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली, उनसे कह दिया गया कि खबरदार, बीमारी में शहबाज शरीफ ने पैगाम पहुंचा दिया, अब मजीद को इस्तीफे मंजूर ना करना, हम इस काबिल ही नहीं रहे। तो लिहाजा अब केयर टेकर सेटअप एक तवील अरसे के लिए आए ताकि शायद लोग भूल जाएं। जितने आगे बदहाली या बुरी डिसीजन होने, मतलब मुश्किल डिसीजन होने हैं, तो वो हमारे ऊपर ना है कि हमारे ऊपर ना है, हमें जरा क्लीन चिट मिल जाए। लेकिन देखें ना उसामा, आवाम बेवकूफ़ नहीं है ना, ये कौम बेवकूफ़ नहीं, उनको सब पता है कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी तस्नीम हैदर नामी शख्स सामने आ जाता है इस सारी सूरत हाल में। अचानक वो ये कहता है कि जी नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून मुलव्विस है, नवाज शरीफ के साहबजादे के दफ्तर में बैठकर अरशद शरीफ के कत्ल का मनसूबा बना। अब ज़ाहिर उमर सरफराज चीमा कह रहे हैं, मुशीर दाखिला, कि जी हमने उसको शामिल तफ्तीश कर लिया है, मुस्लिम लीग नून लाताल्लुक़ी का ऐलान करती है, सोशल मीडिया तस्वीर से भरा हुआ है। ये क्या मामला लगता है आपको, अचानक से आना सामने? मुझे लगता है कि एक दबाव किसी कैफियत है, कुछ शायद मामलात नून लीग उस तरह चलाना चाह रही थी जो जिस माहिदे के तहत ये लोग आए थे वो उसके मुताबिक नहीं मामलात आगे चल रहे थे। तो लिहाजा वो एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है कि अगर आपने हमारी ना मानी तो हमारे पास भी राज हैं, और वो फिर एक अचानक सामने आता है 20 साल की उसकी रफाकत। अब देखिए नून लीग क्या कर रही है, नून लीग ने पहले इस चीज को दबाने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की, और कंप्लीट डिनाइल मूड में चले गए ना कि हम तो इसको जानते ही नहीं, ये तर्जमान नहीं क्या, ये तो बाहर आया, ईद मिली और बाहर कभी खड़ा रहा। अब जो तस्वीर आ रही है
इस तरह नहीं होता कि आप दावतों में इकट्ठे हों, आप इस तरह खुशखबरियां लगा रहे हों, आप गाड़ियों में इकट्ठे सफर कर रहे हो नासिर भट्ट के साथ, और फिर जो ये कहा जा रहा है कि जी बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो मैं हैरान हो जाता हूं कि उसको एक क्राइम के लिए ही तो उसको हायर या उससे कंसल्ट किया जा रहा था, उससे कोई जायदाद तो खरीदने की बात नहीं हो रही थी। तो उसको ये कहा जाता है शूटर्स है इनके पास, वो बनता भी अपनी तरफ से बड़ा होगा। तो नासिर भट्ट साहब तो आपको पता है मशहूर है, वो खुद मानते हैं की धमकी सब कुछ। तो ये गले की हड्डी बन चुका है नून लीग के लिए, और ये फर्ज करें कि आजकल खबरें आ रही हैं तो ये मामला दब जाएगा, नहीं दबेगा, नहीं दबेगा, ये मामला नहीं दबेगा, और ये लग यही रहा है कि ये मजीद जो है वो इनके लिए मुसीबत का बायस बन जाएगा। बहुत शुक्रिया उसामा गाजी, थैंक यू सो मच। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़रताज गुल साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं। ज़रताज साहिबा, 26 को लॉन्ग मार्च पिंडी पहुँचेगा, खान साहब कह रहे हैं मुझ पर दोबारा भी हमला हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद मैं पहुँचूँगा। राना सना कहते हैं कि जी जो मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ हैं उनसे ख़तरा है इमरान खान की जान को, तो क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे पिंडी पहुँचने से पहले खान साहब की? बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आज़ादी मार्च के लिए तो पूरा मुल्क और पूरा पाकिस्तान तैयार है। इमरान खान आ रहा है और पूरा पाकिस्तान आ रहा है, वो तो दुनिया देखेगी कि जिंदा कौमें किस तरह अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने शऊर के मुताबिक माफिया के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती हैं, मुल्क को लूटने वालों के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती हैं, डाकू चोरों के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती हैं, और एक बहादुर सच्चे लीडर के पीछे किस तरह पूरी कौम खड़ी होती है। ये तो इंशाल्लाह आप लोग 26 नवंबर को देखेंगे। और मैं तो अपने लीडर इमरान खान को सल्यूट करती हूँ कि गोलियाँ लगने के बावजूद, असैसिनेशन के अटैम्प्ट के बावजूद इस कदर वो बहादुर है कि अगर बहादुरी की कोई मिसाल इस वक्त ज़िंदा मौजूद है तो वह इमरान खान है। तो वो बहादुर कौम के बहादुर लीडर है और सच्चे लीडर है। ये तो इंशाल्लाह 26 मई को, और उससे पहले भी आपने देखा कि किस तरह हकीकी आज़ादी मार्च में खान साहब के साथ लोग निकले, और खान साहब के बाद भी लोग समझते थे कि शायद डराने से, धमकाने से, गोलियां मार देने से आवाम का सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है खान साहब की। तो ज़रताज साहब, सिक्योरिटी के हवाले से आप लोगों के क्या इंतजाम हैं खान साहब की सिक्योरिटी के? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो सिक्योरिटी और ये मामला तो चले, वो तो हमारी पार्टी भी देखेगी और हमारी जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो भी देखेगी। लेकिन देखिए, असल बात ये कि बहुत सारी बातें ऐसे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई महफूज नहीं है, न कोई लीडर महफूज है, न कोई चैनल महफूज है, न कोई चैनल का मालिक महफूज है, न आम आवाम महफूज है। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर ख़तरा है। पाकिस्तान को एक ऐसा नो गो एरिया बना दिया गया इस जत्थे ने, इस माफिया ने, राना सनाउल्लाह ने, शहबाज शरीफ ने, ये जो और इनके हैंडलर्स हैं जिनको पाकिस्तान पसंद नहीं था, जिनको पाकिस्तान की तरक्की पसंद नहीं थी, जिसको आवाम की खुशियाँ पसंद नहीं थी, जिनको पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमत पसंद नहीं थी, और उन्होंने पीठ पे वार करके, ज़मीर की ख़रीदो फरोख्त करके, और किस तरीके से रजीम चेंज के ज़रिए कठपुतलियों को और ऐसे लोगों को जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही वज़ीर दाखिला की कत्ल से शुरू होकर और ललकारने से ख़त्म होती है, चादर और चार दीवारों को पामाल करते, ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है जिसकी वजह से अब किसी की इज्जत महफूज नहीं है। तो ये जो मुल्क आप सारे पाकिस्तानी इस वक्त सोच रहे हैं, देख रहे हैं, शऊर वाले हो गए हैं, सोशल मीडिया का दौर है, इस वक्त कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, जितना मर्जी झूठ को लपेट दिया जाए, जितने मर्जी राना सना ये कह रहे हैं ज़रताज साहिबा कि अगर इसमें जो लॉन्ग मार्च के शुरू में मुसल्ला लोग हुए और उन्होंने हमारी पुलिस पर कोई ऐसा किया सूरत हाल और कोई असला इस्तेमाल किया, तो फिर हमारी फोर्स जवाबी कार्रवाई करेगी। देखिए, राना सनाउल्लाह को तो स्टेट टेररिज्म का शौक है, गुल्लो बटों की और गुंडागर्दी की इसने पूरी उम्र जो है इसका पोर्टफोलियो है। 28 कत्ल आबिद शरीली का वालिद कहता है कि इसने खुद किए हुए हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है, आबिद बॉक्सर कहता था कि 450 लोग मावराए अदालत कत्ल जो हैं मैंने राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर किए हैं। जिस तरीके से मॉडल टाउन में निहत्ते लोगों के ऊपर गुल्लो बटों की निगरानी के अंदर और इसकी निगरानी के अंदर जिस तरह लोगों को गोलियां मारी गई, वो पोर्टफोलियो किसी से ढका हुआ छुपा हुआ नहीं है, वो सबको पता है। वो जो मर्जी कह दें वो तो हुआ है। यही हमारी डिमांड है। हम डिमांड क्या करें? हम ये कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान के अंदर लोगों को नंगा करके, बरहना करके उनकी वीडियोस बनानी शुरू कर दी है। लोगों की जबान बंदी के लिए आप उनको उठवाते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते हैं, वीडियोस बनवाते हैं, मारते हैं, उनको कत्ल करते हैं, चादर और चार दीवारी को पमाल करते हैं। कौन करता है? यही राना सनाउल्लाह करता है, ये शहबाज शरीफ करता है। हमारा तो मुकदमा यही है कि पाकिस्तान में इस वक्त जान माल किसी की इज्जत महफूज नहीं है, इस इंपोर्टेड जत्थे के पास है। ये तो हम कह रहे हैं कि इसी हकीकी आज़ादी मार्च के लिए हमने निकलना है, पूरे पाकिस्तान ने। और क्या प्लान है आप लोगों का? अपने लॉन्ग मार्च को लॉन्ग मार्च की तरह रखना है या फिर धरना देना है आप लोगों ने?
देखिए वो तो अभी खान साहब जो हैं, आज मीटिंग हो रही है, तमाम रीजनल प्रेसिडेंट्स की भी मीटिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान तैयार है, हम तैयार हैं। साउथ पंजाब से मैं खुद लीड करूंगी, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आवाम का सैलाब हमारे साथ निकलेगा। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए जो खान साहब हुक्म देंगे पाकिस्तानी उसके लिए तैयार हैं। चलें, ज़बरदस्त। ताजगुल साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और नहीं है कि हम मेरी क़यादत में पंजाब से निकलेगा लॉन्ग मार्च, और अब हम लॉन्ग मार्च लेके पिंडी पहुँचेंगे। अब चाहे आना सना कुछ भी बयानात दें, लेकिन हमने तो पहुँचना है। वेलकम बैक टू द नाज़रीन। और जो मुल्क की सूरत हाल है, गैर मुस्तहकम होने की वजह से मईशत भी गैर मुस्तहकम है। और मार्च 2022 इमरान खान के दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क जो कि महज 5% था, जो अब आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 80% तक हो गया है, जिसका मतलब ये है कि मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। लेकिन वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने आलमी मीडिया और अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम रिपोर्ट्स की नफ़ी कर दी है। कहते हैं ये सब अफवाहें हैं, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं। दूसरी तरफ आलमी मीडिया के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़दशा ज़ाहिर किया है। माहिरीन के मुताबिक सियासतदान आवाम में अपनी मकबूलियत खो देने की वजह से कौम को सच नहीं बता रहे, वरना हकीकत यह है कि मईशत कर्ज़ों पर जिंदा खड़े लेकर उखड़े उखड़े सांस ले रही है। IMF ने हुकूमत से बात करना बंद कर दी है। मकामी कारोबार तबाह हो चुके हैं। महंगाई की शरह बुलंद तरीन है। पाकिस्तान के 88% ताजिर मुल्की हालात से मायूस हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत मौजूदा हालात से डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। सैलाब से आधा पाकिस्तान मुतासर है। बिजली के बिलों से ताजिर रो रहे हैं। गैस के बहरान की वजह से शहरी पत्थरों के ज़माने में चले गए हैं। लकड़ियों और गोबर के अपलों से फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। और आलमी मीडिया मुसलसल पाकिस्तान के श्रीलंका जैसे हालात होने के खदशात जाहिर कर रहा है। लेकिन वज़ीर दाखिला का कलमदान संभालने वाले इसहाक़ डार, जिन्हें मईशत संभालने और आवाम को महंगाई से रिलीफ फराहम करने के लिए वज़ीर ख़जाना के मनसब पर बिठाया गया, वो सिर्फ इन रिपोर्ट्स को अफवाही करार देने के अलावा कुछ काम करते नजर नहीं आ रहे। वो ना तो मईशत को मौजूदा गर्दाब से निकाल सके और ना ही करेंसी को मुस्तहकम बनाने में कामयाब हुए, जिसका मुँह बोलता सबूत उनके आने के बाद भी गिरती हुई मईशत और रुपये के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा है। नून लीग के दौरे हुकूमत में आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग को B3 से कम कर अब CAA1 कर दिया है। और हुकूमत की 8 माह की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान में अफरात ज़र, बेरोज़गारी, डॉलर, पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया ज़रूरिया की कीमतों ने हर दिन ऊँचे से ऊँची उड़ान भरी है। लेकिन इसहाक़ डार ऐसा कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लाने में नाकाम नजर आए हैं जो गरीब आवाम को रिलीफ फराहम कर सके। नाज़रीन, शायद यही वजह है कि इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान पर एतमाद का फुकदान है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मईशत तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। आलमी मीडिया पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के खदशात को ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई अमली कदम सामने नहीं आ रहा जो अवाम की मुश्किलात को कम करे और आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख में बेहतरी लाए। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें माहिर मौशियात हैं साबिक़ वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब इस सूरत हाल में आलमी मीडिया बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि जो रिस्क चांसेस हैं पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के, वो 80% तक बढ़ गए हैं, लेकिन हुकूमत मानने से इनकारी है। IMF बात करने को तैयार नहीं है और हुकूमती पॉलिसियाँ भी हमारे सामने हैं। क्या ये सिर्फ बच रहे हैं या जानबूझकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं? देखिए, हालात तो बहुत आए हैं और इससे बहुत ज़रूरी है कि इक़दाम उठाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इस वक्त उसको हल किया जाए, क्योंकि उसके बगैर मार्केट्स जो हैं वो उनमें ठहराव नहीं आएगा। जरूरी है कि इस वक्त इश्यूज हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल इश्यूज, उन पर सेटलमेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर आती है आपको इस पर? अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ हमें ठीक से नहीं आ रही, हम आपको रिकनेक्ट करते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि सकूक बॉन्ड्स जो हैं वो वक्त पर ही हम फ़रोख्त करेंगे, अदायगी वक्त पर ही करेंगे और कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मौजूद नहीं है। ये सिर्फ अफवाहें हैं, अफवाहों पे कान नहीं धरने चाहिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन आलमी मीडिया को क्या पड़ी है कि वो इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है और बार बार बता रहा है कि आपके पास रिजर्व्स कम रह गए हैं, आपके पास कर्ज़ों की अदायगी के पैसे नहीं हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है। और ऐसी सूरत हाल में जब कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट की दहाने पर हो तो शौकत तरीन ये कहते हैं
कि कोई ना कोई आकर सपोर्ट ज़रूर करता है, कोई ना कोई मुल्क सपोर्ट ज़रूर करता है, रेस्क्यू करता है, लेकिन वो उसकी कीमत वसूल करता है। और वो कीमत क्या हो सकती है, क्योंकि ख़बरें ख़तरनाक हैं और बड़ी अलार्मिंग हैं। हुकूमती पॉलिसी मईशत के हवाले से हमें नज़र नहीं आती। हुकूमत की सारी तवज्जो अपोजिशन को टफ़ टाइम देने पर है, लेकिन इस वक्त जो आवाम के लिए इक़दाम करने हैं, आवाम को रिलीफ देना है। जब इसाक डार साहब आए थे तो कहते थे डॉलर फ़ौरन कम होगा, ये डॉलर का रेट ही नहीं है, वो ये कहा करते थे। लेकिन उनके आने के बाद भी हमने देखा कि डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है। आज भी डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है और रुपये की कदर कम हो रही है। क्या वजूहत हैं कि पॉलिसीज़ नज़र नहीं आती, हमारे पास रिजर्व्स कम हो रहे हैं और हमारे पास अदायगियाँ करने के पैसे नहीं हैं। इवन जो हमारे पास कर्ज़ है वो कर्ज़ उतारने के पैसे नहीं हैं और ये चीज़ IMF को नज़र आ रही है और IMF कोई बात करने को तैयार नहीं है। IMF को बार बार ये मुतालबा कर रहा है कि सब्सिडी जो दी जा रही है आवाम को वो बंद की जाए, जो टैक्सेस हैं उसमें इजाफा किया जाए और आवाम से ज़्यादा टैक्सेस वसूल किए जाएँ। और हुकूमत जो वैसे ही ज़ाहिर आवाम में मकबूलियत खो रही है, वो अपनी मकबूलियत को मज़ीद कम करना नहीं चाहती है, लेकिन मकबूलियत को देखते हुए और उसको कम ना किया जाए, जो पॉलिसीज़ हुकूमत अपना रही है वो मज़ीद मुल्की मईशत को ख़राब कर रही हैं, सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रही हैं। और ऐसी सूरत हाल में जब कोई भी इदारा आपके साथ ताउन करने को तैयार ना हो, ज़ाहिर आलमी जो बैंक है यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है या फिर IMF जो है वो आपके साथ किसी किस्म से भी ताउन करने को तैयार ना हो, तो फिर आपके पास सरमायाकार भी ना हो, सरमायाकार का एतमाद आप पर से उठ जाए, तो फिर सूरत हाल जो होती है वो यकीनन अलार्मिंग हो जाती है। तो इस सूरत हाल में जो ख़बरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं आ रही हैं और 7 माह में जो मुआशी अशाइये हैं वो बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। अगर हम बात करें ज़र मुबादला के ज़खायर की, जिस तरह मैं बात कर रही हूँ इंटरनेशनल रिज़र्व की, वो मुसलसल कम हो रहे हैं। अदायगियाँ करने की जो ज़ाहिर सूरत हाल है वो ख़ता ख़राब से ख़राब होती जा रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर अपनी पॉलिसी वाज़े करे, सिर्फ इस बात को कह कर के नहीं डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है, ख़तरा टल नहीं सकता। और अगर इस तरह की कोई सूरत हाल है तो वज़ीर ख़जाना इसाक डार को चाहिए कि वो आएँ, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें और आवाम को इस सूरत हाल में एतमाद मिले और जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, जो लीक हो रहे हैं, उसको भी देखें। अच्छा, एक और सूरत हाल है वो कराची में तजावुज़ात का खात्मा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि मुजाहिद कॉलोनी में जो घर हैं उनको गिराने का अमल जारी था और उसके बाद जो अदालती हुक्म था उस पर इस्लामिया कॉलेज को भी गिराने का अमल शुरू किया गया। इसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई 2 रोज़ पहले और जो पुलिस थी और जो वहाँ पर तालिब इल्म थे वो आमने सामने आ गए थे। लोग परेशान हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हमारे तालीमी इदारे और घरों को गिराकर आखिर हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है। तो लोगों का क्या कहना है, आइए आपको वो दिखाते हैं। पहले बहुत सारी परेशानियां हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके दर बदर रोडों पे रह रहे हैं। काम धंधे आदिवासी के घर तो चले गए, आदमियों के काम धंधे भी चले गए। अब जब काम धंधा नहीं करेंगे तो आदमी अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे। एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम नहीं खा रहे, ऐसे रह रहे हैं रोडों पे दरियाँ डाल डाल के, छोटे छोटे बच्चों को लेके। कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बेघर कर दिया, तोड़ दिया। कोई यहाँ इतने दिन से 15 दिन से बैठे हुए, कोई खाने का नहीं पूछा, कोई पीने का, और अब फिर आ गए सारे औरतों को मारते हुए गाड़ियों में डाला है। 9 तारीख को यहाँ पर तोड़फोड़ अचानक की है और जो है उन्होंने इधर से आके तोड़फोड़ करना शुरू की है और उसी वक्त जो है एक साहब थे जो हमारा बायोडाटा लिख रहे थे, NIC नंबर लिखा है और उन्होंने वो सब किया। हमें कुछ देने का वादा नहीं किया है, ना कुछ इसकी जगह हमें कोई प्लाट दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। तकरीबन 100 से ज़ायद औरतें बच्चे 15 दिन से बैठे हुए थे और तकरीबन पूरे इलाका मकीन हमारे 15 दिन से यहाँ धरना दिया हुआ था, लेकिन किसी ने हमारी दाद फरियाद नहीं सुनी। ये पीछे देख सकते हैं मेरा घर है, मेरे वालिद साहब ने बनवाया ये। कुछ नहीं चाहिए हमें, कम अज़ कम इसके मुतबादिल कोई ना कोई हमें जगह दे। तकरीबन आप देख लें पूरी 2-3 किलोमीटर की आबादी है, 1000 से ज़्यादा 2000 घर हैं इधर और सब कोई सब्ज़ी लगाता है, कोई ठेले वाला है, कोई बिल्कुल दिहाड़ीबाज लोग हैं इधर, कोई कारोबारी लोग नहीं हैं इधर। मुजाहिद कॉलोनी की रिहाइशों की गुफ्तगू आपने सुनी। परेशानी का आलम है, ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई और क्या वजूहत हैं इसके पीछे। खुरम गुलजार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, मुजाहिद कॉलोनी की सूरत हाल वो बताएंगे। खुरम, क्या हुआ था मुजाहिद कॉलोनी में जो लोग रह रहे थे, क्या उनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी? बगैर बातचीत किए गए, बगैर मुतबादिल किए गए उनके घर क्यों गिराना शुरू किए हुकूमत ने?
जी देखें, ये नाज़माबाद मुजाहिद कॉलोनी में जो मकानात हैं ये वाहिद कॉलोनी है और इसके साथ ही मुजाहिद कॉलोनी है। मुजाहिद कॉलोनी 3 फेज पे मुश्तमिल है। अच्छा। तो इनको 3 दिन का नोटिस दिया गया था। 7 नवंबर को इस ऑपरेशन का आगाज किया गया। 3 दिन का नोटिस दिया गया, उसके बावजूद ये लोग यहाँ से नहीं गए। कहना ये है कि हम यहाँ 1950 से, किसी ने कहा कि हम यहाँ रहते हैं, किसी ने 1960 का बताया, कोई 1970 से वो कहते हैं यहाँ रह रहे हैं। साथ ही इसमें एक अहम बात यह है कि अगर ये सब तजावुज़ात थे, गैर कानूनी यहाँ पे लोग कब्जा करके रह रहे थे, तो KDA ने इनको कैसे इजाजत दी यहाँ रहने की। फिर यहाँ पे 6 मंजिला इमारतें जो है वो तामीर की गई हैं। SBCA कहाँ थी? सुई गैस के कनेक्शन इनके घर में मौजूद हैं, के इलेक्ट्रिक के कनेक्शन इनके घर में मौजूद हैं। ये सारी सूरत हाल है। अब इस पे जो यहाँ के जो मकीन थे इन्होंने एहतजाज किया। अभी कोई 2-3 रोज से ये धरना देके वहाँ बैठे हुए थे। आज ऑपरेशन का जब आगाज हुआ था तो सुबह 4 बजे जो ऑपरेशन टीम यहाँ पहुंची है, तो यहाँ जो लोग थे जो धरना दिया हुआ था उन्होंने मुश्तइल हुए और इंक्रोचमेंट की टीम पे जो है आज सुबह 4 बजे के करीब जो हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस की भारी नफरियां पहुंची, पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां आई हैं, यहाँ शेलिंग हुई है। उसके बाद पुलिस ने जो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके 3 खवातीन और तकरीबन 10 अफराद को जो है वो हिरासत में लिया है। उसके बाद इंक्रोचमेंट की टीम ने आगाज किया। हुकूमत का मौक़िफ़ आया है कोई खुर्रम के भाई अगर ये तजावुज़ात भी हैं और लोगों से खाली भी करा रहे हैं तो मुतबादिल कोई कुछ दे क्यों नहीं रहे उनको, या पैसे दिए जाएं ताकि वो अपनी रिहाइश का कोई बंदोबस्त करें? देखें, अभी इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है कि कोई इनको मुतबादिल जगह दी जा रही है या इनको कोई इसके कोई पैसे दिए जाएंगे। कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई है। बस इनको यहाँ से जो है वो फौरी तौर पर खाली करने का कह दिया गया है। जब ये खाली नहीं हुए तो इनके घरों को जो है मुस्मार किया जा रहा है। आप देख रही होंगी मशीनरीज मौजूद हैं, हैवी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही हैं। अब भी जो है वो पुलिस की भारी नफरियाँ मौजूद है। SSP जो है सेंट्रल है, अब से कुछ देर पहले वो यहाँ से होके गए हैं। SP लियाकत अबाद है, अयाज, वो यहाँ भी भारी नफरी के साथ मौजूद हैं। पुलिस ने अब भी जो है वो अपने साथ रुमाल और जो नमक इस तरह की अशिया अपने साथ रखी है, क्योंकि शेल गन साथ लेके पुलिस घूम रही है कि कोई भी सूरत हाल यहाँ रोनमा हो सकती है। जी, तो ये बताइए खुर्रम के ये मामला चल कब से रहा था? आपने खुद बताया कि यहाँ के रिहायशी कहते हैं हम 1960, 1970 या 1950 से, मतलब एक तवील अरसे से यहाँ रह रहे हैं। तो ये मामला शुरू कब हुआ कि भाई ये तजावुज़ात हैं, ये गैर कानूनी रिहाइश है यहाँ पर, और इसको हटाने का काम शुरू किया गया? ये अचानक हुआ है क्या सब कुछ? जी देखें, अब से कुछ दिन पहले एक बात सामने आई थी कि ये नाज़माबाद से नॉर्थ नाज़माबाद को ये रास्ता जा रहा है जिसमें मुजाहिद कॉलोनी के 3 फेज आते हैं, मुजाहिद कॉलोनी और साथ ही वाहिद कॉलोनी है। ये नाज़माबाद से नॉर्थ नाज़माबाद को रास्ता मिलाने के लिए 150 फीट की ये शाहराह है। ये 150 फीट की शाहराह को जो इस शाहराह के ऊपर जो मकानात हैं इनको क्लियर करा जाएगा। उसके बाद ये 150 फीट का एक चौड़ा रोड बनेगा जो नाज़माबाद से नॉर्थ नाज़माबाद को ये रास्ता मिलाएगा। तो ये 150 फीट का रोड बना के लोगों को बेघर करके हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है? इससे पहले भी तजावुज़ात का खात्मा किया गया, लोग हज़ारों की तादाद में खुर्रम बेघर हुए कराची में, उनको कोई मुतबादिल या कोई रकूम की फराहमी भी नहीं की गई। ये भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है लोगों की धरना दे के बैठे हुए हैं। कोई पुलिस का नुमाइंदा या फिर यहाँ पर कोई हुकूमती नुमाइंदा या कोई कमेटी बनी हो इनसे मुज़ाकरात करने के लिए, बातचीत करने के लिए? नहीं, देखें, कोई कमेटी नहीं बनी। यहाँ जो है वो सियासी जमात के लोग भी यहाँ आए हैं, जबकि यहाँ के जो मकीन हैं वो खुद जो है अपनी पीपल्स पार्टी के पास भी उनका कहना था कि हम गए, उन्होंने MQM का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन किसी भी जमात ने कोई भी किसी किस्म की दादरसी नहीं की। खुर्रम गुलजार, बहुत शुक्रिया। एक और तरफ मुजाहिद कॉलोनी जहाँ पर रिहायशी रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामिया कॉलेज 22 साल पहले एक पटिशन दायर की जाती है अदालत में और वो पटिशन पर सुन ली जाती है और इस्लामिया कॉलेज को गिराने का काम शुरू हो जाता है और ये कहा जाता है कि नेशनलाइजेशन पॉलिसी जो है ख़त्म होने के बाद कॉलेज की इमारत जो है उसको और ज़मीन वापस दिलाई जाए। लेकिन जो लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो तालिब इल्म हैं, वो परेशान हैं। शाहिद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद, 22 साल कबल अदालत से एक शख्स रुजू करता है और अब उसका फैसला आता है। एक तवील अरसे से इस्लामिया कॉलेज कायम है, क्या सूरत हाल बनी है यहाँ पर? लेकिन सबसे पहले जो है 92 में जो ट्रस्ट है उनकी तरफ से पहली बार अदालत से रुजू किया था, जो कि रेंट कंट्रोलर होता है। जी,
अच्छा, राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चैलेंज भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रेंट कंट्रोलर का फैसला बरकरार रखा और 2019 में हुकूमत सिंध और जो वहाँ पर कहते हैं कब्ज़ा माफिया जिन्होंने ये किया सब कुछ, और कॉलेज इंतज़ामिया से इस कब्ज़े को खाली करवाने का हुक्म दिया। लेकिन जो तालिब इल्म हैं जिनका मुस्तकबिल इस कॉलेज से है वो क्या करेंगे? शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पहली बार जो है कंट्रोलर के पास रजू किया गया था में, और ये ट्रस्ट की तरफ से रजू किया गया था। उसके बाद में मामला कोर्ट में आया और उसके बाद फिर रेंट कंट्रोलर को जो हुक्म दिया गया था 2004 में। इस तरह ये लिटिगेशन हम मुसलसल देख रहे हैं, अपीलों के ऊपर अपीलें और उसके बाद फिर नई दरखास्तें। मामला आखिर सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था जो डिस्ट्रिक्ट के हैं जो नीचे अमला होता है अदालती बेलेफ, उनको ऑर्डर दिया था हफ्ते के रोज। ठीक है शाहिद हुसैन गिला, अफसोस की बात यह है कि लोगों के घर कायम रह रहे हैं और ना ही तालीमी इदारे, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात पर है कि हुकूमत सिंध जो है वो कहीं नज़र नहीं आती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।